नमस्कार साथियों, मैं कुमेर पवार स्वागत करता हूं आपका कुमेर के फैक्ट्स पर। आज हम पढ़ेंगे कोशिका के अंग। कोशिका के अंग के बारे में हम पढ़ेंगे। सेल ऑर्गेनल्स के बारे में आज हम डिटेल में पढ़ेंगे कि कोशिका के कौन कौन से अंग हैं और क्या क्या उनका कार्य होता है। तो साथियों, बिल्कुल बहुत ही शानदार तरीके से ये नोट्स मैंने अपने हाथों से बनाए हैं और इनकी भाषा इतनी सरल और सीधी भाषा है कि आप एक बार इन्हें पढ़ेंगे तो दोबारा आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इतनी इनकी सरल भाषा आपको काम आने वाली है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं सेल यानी कि कोशिका, और कोशिका के जो विभिन्न अंग हैं तो वो कौन कौन से हैं। पहला है हमारा कोशिका भित्ति, जिसे हम सेल वॉल कहते हैं। कोशिका भित्ति यानी कि जो सेल वॉल है वो केवल और केवल कहाँ पाई जाती है? ये केवल और केवल पादप कोशिका में ही पाई जाती है। यह जंतु कोशिकाओं में नहीं पाई जाती। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन किसी भी एग्ज़ाम में, जो कि एक दिवसीय परीक्षा होती है, उसमें पूछा जाता है कि कोशिका भित्ति पाई जाती है पादप कोशिका में, जंतु कोशिका में, केवल जंतु कोशिका में या दोनों में। तो ये केवल पादप कोशिका में पाई जाती है। और ये कैसी बनी होती है? तो ये सेल्यूलोज की बनी होती है। ठीक है साथियों, आगे बढ़ते हैं। कोशिका भित्ति यानी कि सेल वॉल के जो कार्य है वो क्या क्या है? तो सेल वॉल का पहला कार्य है कोशिका को कठोरता प्रदान करना। यानी कि सेल वॉल यानी कि ये भारी भित्ति होती है। सेल वॉल कोशिका भित्ति एक प्रकार की भित्ति के रूप में होती है, जो कि कोशिका को कठोरतम आवरण प्रदान करती है। और दूसरा है इसका कोशिका का आकार बनाए रखना, यानी कि कोशिका का जैसा आकार है उसी आकार में रखने में ये सहायता करती है। दूसरा ऑर्गेनल्स हमारा है कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली, जिसे हम सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। कोशिका झिल्ली पादप और जंतु दोनों कोशिका में पाई जाती है। तो कोशिका झिल्ली पादप कोशिका में पाई जाती है और जंतु कोशिका में पाई जाती है। कोशिका झिल्ली जो है लिपिड की बनी होती है। आगे देखते हैं। और यह कैसी होती है? यह होती है झिल्ली अर्धपारगम्य होती है। यह झिल्ली कैसी होती है? अर्धपारगम, सेमी पैरेमेबल होती है। इसके बाद अगला हमारा आता है ऑर्गन, वो है केंद्रक, जिसे हम न्यूक्लियस कहते हैं। अब सबसे पहले देखते हैं कि केंद्रक की खोज कब हुई। तो केंद्रक की खोज हुई 1831 में। और किसने की? तो ये रॉबर्ट ब्राउन ने की। और इसके कार्य है कोशिका की सभी क्रियाओं का नियंत्रण करना। पहला कार्य तो ये है इसका। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ हमें एक ये याद रखनी कि कोशिका के केंद्रक की खोज किसने की? तो ये रॉबर्ट ब्राउन ने की। दूसरा कार्य इसका है कि ये जो है कोशिका का नियंत्रण कक्ष यानी कि कंट्रोल रूम भी कहा जाता है। कोशिका का जो सबसे मेन पार्ट है वो क्या है? वो केंद्रक ही है। और केंद्रक ही इसकी मेन एक प्रकार से बॉडी स्ट्रक्चर है। इसके बाद अगला आता है हमारा जीवद्रव्य। जीवद्रव्य जिसे अंग्रेजी में हम कहते हैं प्रोटोप्लाज्म। जीवद्रव्य की खोज 1839 में हुई। और किसने की? तो ये पुरकिंजे नाम का एक वैज्ञानिक था, उन्होंने की। और 1866 में हक्सले ने जीवद्रव्य शब्द दिया। अब यहाँ याद रखने वाली बात ये है कि जीवद्रव्य की खोज तो हुई 1839 में। ठीक है, जीवद्रव्य की खोज कब हुई? 1839 में। और किसने की? पुरकिंजे ने की। लेकिन ये जो जीवद्रव्य शब्द दिया, ये शब्द किसने दिया? ये हक्सले ने दिया। और ये दिया 1866 में। ये हमें याद रखनी योग्य जरूरी बात है। यह अद्रव और एवं अद्रवणीय पदार्थ है। इसके बाद आता है हमारा कोशिका की संरचना के आधार पर केंद्रक का विभाजन। कोशिका की संरचना के आधार पर केंद्रक दो प्रकार के होते हैं। एक प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है जिनमें स्पष्ट केंद्रक नहीं होता है, अर्थात ये प्राथमिक केंद्रक होता है। इनमें कैसा केंद्रक होता है? प्राथमिक केंद्रक होता है, विकसित नहीं होता है, अविकसित होता है। उदाहरण है इसके अमीबा
पैरामीशियम और यूग्लिना। दूसरा है हमारा यूकैरियोटिक कोशिका। यूकैरियोटिक के उदाहरण क्या है? यही, एक पादप कोशिका और एक जंतु कोशिका। इनमें स्पष्ट केंद्रक होता है। ठीक है, इसके बाद आता है हमारा केंद्रक काय। केंद्रक काय यानी कि सेंट्रोसोम। केंद्रक काय सेंट्रोसोम की खोज 1888 में वान बेनेडन ने की थी और यह केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है। यानी कि सेंट्रोसोम भी एक ऐसा सेल का ऑर्गन है जो केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है, यानी कि ये पादप कोशिका में नहीं पाया जाता है। और इसका मुख्य कार्य है कोशिका विभाजन में सहायता करता है। केंद्रक काय क्या करता है? कोशिका विभाजन में सहायता करता है। इसके बाद अगला आता है हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसे हम शॉर्ट में ER के नाम से भी जानते हैं। E फॉर एंडोप्लाज्मिक, R फॉर रेटिकुलम। इसकी खोज पोर्टर ने की थी 1945 में। इसकी खोज किसने की थी? पोर्टर ने 1945 में की थी। नलिकाओं एवं झिल्लियों का जाल जो केंद्रक के चारों ओर फैला होता है ER कहलाता है। नलिकाओं और झिल्लियों का जाल जो क्या है? केंद्रक के चारों ओर फैला होता है ER अर्थात एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहलाता है। इसके बाद हम देखते हैं इसका जो मुख्य कार्य है वो है पदार्थों का अंतःकोशिकी परिवहन करना। ठीक है। प्रकार, अब ये 2 प्रकार का होता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। एक होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और दूसरा होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ जिस पर राइबोसोम नहीं होते हैं, जिस पर राइबोसोम नहीं होते हैं स्मूथ होता है। स्मूथ मतलब चिकना, और जिस पर राइबोसोम उपस्थित होता है यानी जो खुरदरा होता है वो अपना रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। अगला आता है हमारा राइबोसोम के बाद, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बाद आता है राइबोसोम। राइबोसोम की खोज पैलेडे ने की थी और राइबोसोम को प्रोटीन का संश्लेषण या प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहा जाता है। ठीक है, किसे प्रश्न आता है कि किसे प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है? तो राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। अब राइबोसोम जो है वो 2 प्रकार के होते हैं। तो प्रोकैरियोटिक जो कोशिका होती है हमारी जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है इसमें 17S प्रकार के राइबोसोम होते हैं, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में 80S प्रकार के राइबोसोम होते हैं। प्रोकैरियोटिक में 70S प्रकार के राइबोसोम और यूकैरियोटिक में 80S प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं। इसके बाद नंबर आता है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया जिसके बारे में हम सभी ज्ञात है कि माइटोकॉन्ड्रिया जिसकी खोज अल्टमैन ने 1890 में की थी, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया का जो नाम है वो किसने दिया था? वो बेंडा ने दिया था। माइटोकॉन्ड्रिया नाम किसने दिया था? बेंडा ने दिया था। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा हाउस यानी कि शक्ति ग्रह भी कहते हैं। पावर हाउस या शक्ति ग्रह किसे कहते हैं? कोशिका का, तो ये माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। इसके बाद इसमें जो है DNA, माइटोकॉन्ड्रिया में DNA एवं 70S राइबोसोम, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया का स्वयं का खुद का DNA होता है एक, तो दूसरा इसमें 70S प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं। और श्वसन क्रिया के द्वारा ATP की ऊर्जा का निर्माण माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। अब ATP को ऊर्जा की मुद्रा यानी एनर्जी करेंसी भी कहते हैं। ATP को क्या कहते हैं? ऊर्जा की मुद्रा अर्थात एनर्जी करेंसी। ठीक है साथियों, इसके बाद देखते हैं हम, अगला आता है हमारा गाल्जी काय। अगला क्या आता है? गाल्जी काय, जिसे हम गोल्जी बॉडी कहते हैं। अब गाल्जी काय की खोज की थी कैमिलियो गोल्जी ने। यहाँ हम शब्द पकड़ेंगे गाल्जी, गाल्जी से यहाँ भी मिल रहा है गाल्जी, है ना। यानी कि जब भी हम 4 ऑप्शन में कहीं ना कहीं गाल्जी देखेंगे तो हमें याद आ जाएगा कि गोल्जी काय की खोज कैमिलियो गोल्जी ने की थी। और कब की थी? तो ये की थी 1898 में। ठीक है। गाल्जी काय को क्या कहा जाता है? गाल्जी काय को डिक्टियोसोम, गाल्जी काय को डिक्टियोसोम भी कहा जाता है। और गाल्जी काय का जो मुख्य कार्य है वो है सिक्रेशन अर्थात श्रावण। गाल्जी काय का जो मुख्य कार्य होता है वो श्रावण का कार्य होता है। और अगला इसका जो कार्य है वो क्या होता है? तो यह कोशिका में पाए जाने वाले प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एवं वसा, गाल्जी काय प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एवं वसा का संश्लेषण करता है। इसे क्या कहते हैं?
इसे कोशिका का पैकिंग पुर्जा, पैकिंग यूनिट ऑफ सेल, इसे गाल्जी बॉडी को कोशिका का पैकिंग पुर्जा, पैकिंग यूनिट ऑफ सेल भी कहा जाता है। अगला आता है हमारा लाइसोसोम। पहले वो राइबोसोम था, अब ये लाइसोसोम है। लाइसोसोम की खोज लाइसोसोम की जो खोज है वो डी डुबे ने की थी। और लाइसोसोम को सेल में पाए जाने वाली छोटी झिल्लीदारी थैलियाँ कहते हैं। लाइसोसोम को सेल में पाए जाने वाली छोटी झिल्लीदारी थैलियाँ कहते हैं, जिनमें पाचक एंजाइम, डाइजेस्टिव एंजाइम्स भरे होते हैं। अब लाइसोसोम के जो मुख्य कार्य वो क्या है, तो लाइसोसोम का मुख्य कार्य है, लाइसोसोम में प्रोटीन, वसा एवं कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है। लाइसोसोम का मुख्य कार्य होता है कि लाइसोसोम के माध्यम से प्रोटीन, वसा और कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है। कोशिका की सफाई करने का कार्य भी लाइसोसोम करता है। लाइसोसोम का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है कि लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली यानी कि सुसाइडल बैग, ठीक है, लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली अर्थात सुसाइडल बैग भी कहा जाता है। निम्न में से किसे आत्महत्या की थैली कहा जाता है? राइबोसोम, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया। तो इसमें आता है कि लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद आता है हमारा लवक। लवक जिसे कि हम प्लास्टिड भी कहते हैं, इसकी खोज हैकल, अर्नेस्ट हैकल नाम के वैज्ञानिक ने की थी। लवक 3 प्रकार के होते हैं। लवक जो है 3 प्रकार के होते हैं। पहला लवक जो हमारा वो पादप लवक, क्लोरोप्लास्ट होता है, जिसे हम हरित लवक कहते हैं। दूसरा होता है रंजक लवक, क्रोमोप्लास्ट होता है, जिसे हम रंगीन लवक कहते हैं। और तीसरा होता है श्वेत लवक, जिसे हम इंग्लिश में ल्यूकोप्लास्ट, जो कि बिना रंग का होता है। इस प्रकार से लवक 3 प्रकार के होते हैं। कोशिका में सबसे बड़ा अंगक क्या होता है? तो हरित लवक, क्लोरोप्लास्ट ही होता है। कोशिका का सबसे बड़ा अंग होता है हरित लवक, जो कि क्लोरोप्लास्ट होता है। अब लवक के प्रकार, लवक 3 प्रकार का होता है। एक होता है हरित लवक, क्लोरोप्लास्ट, दूसरा होता है वर्णी लवक, क्रोमोप्लास्ट, और तीसरा होता है अवर्णी लवक, ल्यूकोप्लास्ट। ये विज्ञान की भाषा में 3 लवक होते हैं। पहला है हरित लवक, क्लोरोप्लास्ट। अब क्लोरोप्लास्ट जो होता है वो कैसा होता है? तो हरित से हरा, हरित से क्या बन रहा है? हरा। तो हरित लवक हरे रंग का होता है, ठीक है। इसमें क्लोरोफिल नामक वर्णक पिगमेंट पाया जाता है। हरित लवक हरा होता है तो इसमें क्लोरोफिल नामक वर्णक पाया जाता है। मुख्य रूप से पत्तियों में पाया जाता है। मुख्य रूप से कहाँ पाया जाता है? पत्तियों में पाया जाता है। तो वो सभी हरे पौधे या हरे रंग की पत्तियाँ जिनमें हरा रंग उपस्थित होता है वो किस कारण से होता है? तो वो होता है क्लोरोफिल के कारण से। क्लोरोफिल ही ऐसा पिगमेंट है, वह वर्णक है, जिसकी उपस्थिति से पत्तियों में हरा रंग विद्यमान रहता है। ये हो गया हमारा हरित लवक। दूसरा, पत्तियों पर प्रकाश संश्लेषण। पत्तियों पर प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस की जो क्रिया होती है वो किससे होती है? पत्तियों के माध्यम से होती है। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक सभी एंजाइम कहाँ पाए जाते हैं? ये हरित लवक में ही पाए जाते हैं। आगे आता है हमारा दूसरा होता है वर्णी लवक। दूसरा कौन सा है? वर्णी लवक, क्रोमोप्लास्ट। इन्हें रंजित लवक भी कहते हैं। वर्णी लवक को एक और क्या कहते हैं? रंजित लवक कहते हैं। वर्णी लवक पौधे के उन भागों में पाए जाते हैं जहाँ रंग होता है। पौधों के किस भाग में वर्णी लवक पाया जाता है? तो ये पाया जाता है जिस भाग में क्या होता है? रंग होता है। समझ रहे? वर्णी लवक केवल वहाँ पाए जाते हैं जिस भाग में पौधों का लाल, गुलाबी, पीला रंग होता है। जैसे कि कहाँ कहाँ? तो पुष्प, फल, बीज। पुष्प के भी रंग होते हैं, फल के भी रंग होते हैं, बीज के भी अलग अलग प्रकार के रंग होते हैं। विभिन्न रंगों के अनुसार इनमें अलग अलग वर्णक पाए जाते हैं। जैसे कि लाल रंग पूछा जाता है परीक्षा में, लाल रंग में कौन सा पिगमेंट पाया जाता है? तो लाल रंग में जो है एंथोसाइनिन नाम का पिगमेंट होता है, जबकि नारंगी रंग में लाइकोपिन होता है और पीले रंग में जेंथोफिल नाम का पिगमेंट पाया जाता है। और गाजर में, गाजर ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गाजर में कैरोटीन नाम का पिगमेंट पाया जाता है। अगला है
आवर्णी लवक ल्यूकोप्लास्ट, जो कि क्या है, रंगहीन लवक है। यह कहाँ पाया जाता है, रंगहीन। तो अब ऐसा लवक जो कि जिसमें कोई रंग ही ना हो, तो ऐसा हम अगर देखते भी हैं यूनिवर्सली, तो वो पौधों की जड़ों में पाया जाता है। रिक्तिका, वैक्यूल्स। अब आती है हमारी रिक्तिका, एक और हमारा ये कोशिका ही का ही महत्वपूर्ण अंग है रिक्तिका। रिक्तिका पादप कोशिका में साइटोप्लाज्म में पाई जाती है। यह द्रव से भरी हुई थैली के जैसी होती है। रिक्तिका कैसी होती है, द्रव से भरी थैली के जैसी होती है। और कोशिका में जल का भंडारण करना इसका मुख्य कार्य है, और विभिन्न लवण एवं अपशिष्ट पदार्थों का संचयन करना भी इसका मुख्य कार्य है। अगला आता है जीव द्रव्य। बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है जीव द्रव्य प्रोटोप्लाज्म का। जीव द्रव्य को जीवन का आधार कहा जाता है। जीव द्रव्य को कहा जाता है जीवन का आधार, फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ। इसका नामकरण 1839 में किसने किया था, पुरकिंजे ने किया था जीव द्रव्य का नामकरण। और इसे कोशिका का जीवित अंश, लिविंग पार्ट ऑफ सेल भी कहा जाता है। जीव द्रव्य मुख्य रूप से 2 भागों में बटा होता है। जीव द्रव्य कितने भाग में बटा होता है, 2 भागों में। पहला भाग है इसका न्यूक्लियस, जिसे हम केंद्रक कहते हैं, कोशिका का नियंत्रण केंद्र। और दूसरा है साइटोप्लाज्म, अर्धतरल द्रव जो नाभिक के बाहर होता है, नाभिक के बाहर अर्धतरल भाग में होता है। जीव द्रव्य की संरचना, जीव द्रव्य की जो संरचना है वो कुछ इस प्रकार से है कि जीव द्रव्य का 99% भाग 4 तत्वों से बना होता है। मात्र 4 तत्व ऐसे हैं जिनसे मिलकर जीव द्रव्य का 99% भाग होता है, जिसमें भी सबसे इम्पोर्टेंट पहला भाग है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन होता है 65%, 65% जीव द्रव्य का भाग 65% ऑक्सीजन के से मिलकर बना होता है। दूसरा है कार्बन 18.5% से मिलकर। तीसरा है हाइड्रोजन जो कि 10% और नाइट्रोजन 2.5% के आसपास जीव द्रव्य में उपस्थित होती है। जीव द्रव्य का लगभग 80% भाग क्या होता है, तो वो होता है लगभग 80% भाग जल होता है। जीव द्रव्य का लगभग 80% भाग क्या होता है, जल होता है। अब जीव द्रव्य के कार्बनिक और अकार्बनिक अनुपात, जीव द्रव्य में कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ का अनुपात जो है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 19:81 जीव द्रव्य का कार्बनिक और अकार्बनिक जो अनुपात है वो 19:81 होता है। अब हमने जो पढ़ा है इसमें महत्वपूर्ण फैक्ट क्या क्या है, तो पहला फैक्ट तो हमारा है सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा की है, गास्ट्रोलिटिकम होती है। सबसे बड़ी कोशिका किसकी होती है, शुतुरमुर्ग के अंडे की होती है। मानव शरीर का सबसे बड़ा कोशिका ये अंडाणु ओवम होता है। मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका होती है शुक्राणु, स्पर्म। और सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका, नर्वस सेल होती है। इस प्रकार से आज हमने इस वीडियो में जीव द्रव्य के और कोशिका के वो सभी अंग जो कि महत्वपूर्ण अंग है उन्हें हमने आज पढ़ा है। और इस माध्यम से हम इस वीडियो में जो भाषा का यूज़ किया है साथियों, वो भाषा मैंने अपने हिसाब से, अपने हाथों से लिखे हुए शब्द हैं। इन्हें इतनी सरल भाषा में मैंने आपको लिखकर समझाया है कि आप इस वीडियो को 1 से 2 बार देखेंगे तो आपको कोशिका के अंगों के बारे में जीवन में कभी भी दोबारा पढ़ना नहीं पड़ेगा। साथियों, वीडियो का कंटेंट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब करें, अपने साथियों में शेयर ज़रूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी प्रकार वीडियो पर बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। आपका बहुत बहुत आभार। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में।